ठीक है। तो हमारे का जो सेंट्रल बैंक है वो केंद्रीय बैंक वो कौन है बेटा? आरबीआई। क्या है बेटा? आरबीआई हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इस चीज को दिमाग में, आरबीआई मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि केंद्रीय बैंक है तब भी आरबीआई बोले तो आरबीआई बोलते हैं। आई बात समझ में? तो हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है वो केंद्रीय बैंक है, कौन सा बैंक है बेटा? आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले कुछ तथ्य जो आरबीआई के विषय में जानना आपको जरूरी है। पहला तथ्य आरबीआई की स्थापना कब हुई या केंद्रीय बैंक की स्थापना हमारे देश में कब हुई? तो स्थापना हमारे यहाँ देश में हुई केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं, आरबीआई की स्थापना कब हुई बेटा? 1 अप्रैल 1935। पहला प्रश्न कि भैया केंद्रीय बैंक की स्थापना या आरबीआई की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट का एक्ट, कानून कब बनकर तैयार हुआ? इसका कानून कब बनके तैयार हुआ? इसका कानून तैयार हुआ था बनके 1934। 1934 में ही आरबीआई एक्ट क्या होता बनके तैयार हो गया था। इसका कानून 1935 में तैयार, 1934 में तैयार हो गया था। किसकी सिफारिश पर, किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? किस कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम था बेटा उसका? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट याद रखने। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कानून कब बनकर तैयार हुआ? 1934। कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन एंड कमीशन की सिफारिश पर क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन एंड कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बेटा? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ द आरबीआई ऑन 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि ये जनता का बैंक कब बना, मतलब ये सरकारी बैंक कब बना। तो सरकारी बैंक कब बना? 1 जनवरी 1949। आपको पता होना चाहिए इससे पहले हमारा देश क्या था? गुलाम था। 1947 में जाके आजाद हुआ। 1947 में जब आजाद हुआ उसके बाद कुछ समय तक हमारा क्या बना? संविधान बना। उसके बाद क्या हुआ? हमने इसकी क्या की? स्थापना, राष्ट्रीयकरण किया। आई बात समझ में? एक सेंट्रल बैंक होती है, हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो क्या करता है? पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका वहाँ का सेंट्रल बैंक है। आई बात समझ में? बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ का है? इंग्लैंड का। तो सारी चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट बेटा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता, मतलब किसका बैंक बना था? सरकार का बैंक बना था। इसके बाद अगला पॉइंट जिसमें आपको याद रखना है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान गवर्नर आरबीआई के समय कौन? वर्तमान गवर्नर आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर है आरबीआई के। आई बात याद रखना है, वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? शक्तिकांत दास पुराने थे, नई वाली नोट देखो ना। हाँ शक्तिकांत दास पुरानी वाली नोट, नई वाली नोट पहले तो नहीं है। नई तुम लोगों के पास है? अरे देखो नई वाली अभी ये नहीं है। शक्तिकांत दास गवर्नर। अरे यार अरे आगे क्या है? स्कूल में बताए थे यार जब प्रश्न पूछते हैं। अरे यार अरे वर्तमान में संजय मल्होत्रा है भाई। तो ऐसी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ता हूँ चीज पढ़ाता हूँ। तुम लोग तो कंफ्यूज कर दोगे मेरे को ऐसे। तो भैया रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। एक्ट कब बन के तैयार हुआ था? 1934। किस कमीशन की सिफारिश पर बना था? हिल्टन एंड कमीशन। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1900। वर्तमान गवर्नर कौन है?
संजय मल्होत्रा। आई बात समझ में? तो ये रही बातें। हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई हमारे कौन सा केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक की सारी बातें मैं आपको लिखा दी, क्या क्या बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई समस्या आप लोगों को? सर जो गवर्नर इसका मुख्यालय कहाँ है? अगला पॉइंट, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसका जो मेन मुख्यालय कहाँ है बेटा जी? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय के अंदर से बोलेंगे इसका हेड ऑफिस हम बोल सकते हैं, और हेड ऑफिस मुख्यालय हेड ऑफिस का। आई बात समझ? हेड ऑफिस का मुंबई। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जो एक नंबर के लिए क्या है आप लोगों से जरूरी। क्लियर हो गई बात? आप लोगों को इस चीज को समझना है। अब अगला प्रश्न, डेल्टन यूनियन कमीशन मुख्यालय सिफारिश है। ये सब आप किताब में ऊपर पढ़े तो लिखा होगा, सबसे ऊपर लिखा है किताब में। आप लोग लिए हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोली ना रिजर्व बैंक ऑफ और ऊपर और डालेंगे सब बातें लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, तो रिजर्व बैंक के विषय पहली चीज आपको जानना जरूरी है, इनके बिना आप रिजर्व बैंक आगे पढ़ नहीं सकते। ठीक है ना? तो भैया रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कानून कब बन के तैयार हुआ? 1934। किसकी सिफारिश पर इसका केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? डेल्टन यूनियन कमीशन। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? आई बात सुन। ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ने से। क्लियर? अब बात करते हैं रिजर्व बैंक क्या कार्य करता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो दूसरा मेन प्रश्न है आपका, किसके कार्य? आरबीआई रिजर्व बैंक के कार्य, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा केंद्रीय बैंक के कार्य। एक ही चीज है, चाहे केंद्रीय बैंक के कार्य प्रश्न पूछे चाहे आरबीआई के कार्य पूछे, आपको एक ही मानना। आई बात समझ में?
चाहे केंद्रीय बैंक के कार्य पूछे चाहे आरबीआई के कार्य पूछे, एक ही कार्य होगा। क्लियर है? तो केंद्रीय बैंक के कार्य और रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक ही तो हमारे केंद्रीय बैंक वही कार्य करे जो केंद्रीय बैंक का होगा। आई बात समझ में? तो फंक्शन ऑफ आरबीआई, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है आरबीआई, कौन कौन से कार्य करता है आरबीआई, इसके विषय पर समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर होगी बात? क्या कोई समस्या आप लोगों को? ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो आरबीआई का फंक्शन है वो नोट निर्गमन का एकाधिकार, नोट निर्गमन का एकाधिकार, मोनोपोली इन करेंसी इशू, नोट निर्गमन का एकाधिकार। क्या होता है नोट निर्गमन का एकाधिकार? केवल और केवल देश के केंद्रीय बैंक के पास ही एकाधिकार है कि वो कर सकता है, नए नोट को निर्गमन कर सकता है, नए नोट छाप सकता है। आई बात समझ में? नए नोट छापने का एकाधिकार केवल किसके पास है? केंद्रीय बैंक। किसके पास है? केंद्रीय बैंक। हमारे केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। छोड़कर सिक्के और ₹1 की नोट, किसको छोड़कर? सिक्कों को और ₹1 की नोट को छोड़कर ये निर्गमित करता है वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर का करते हैं, निर्गमित करता है। आई बात समझ में? तो छोड़कर ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सारे जो निर्गमन किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? आरबीआई। किसके द्वारा निर्गमित किए जाते हैं? आरबीआई के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए अगला प्रश्न मेरा इसी से संबंधित है। जब आरबीआई के पास ये राइट्स है कि भैया आरबीआई नोटों का निर्गमन कर सकता है, तो खूब ज्यादा मात्रा में नोटों का निर्गमन क्यों नहीं करता? व्हाई रीजन आर देयर? कि खूब ज्यादा करेंसी छाप दे, जिससे लोगों के पास ज्यादा मात्रा में पैसा हो जाए, सब लोग अमीर हो जाए, ऐसा क्यों नहीं करता? नोट का मूल्य कम हो जाएगा और मंदी आ जाएगी। कुछ हद तक समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। पहली चीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि भैया केंद्रीय बैंक जब भी नोटों का निर्गमन करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जब नोटों का निर्गमन करता है, तो नोटों का निर्गमन करते समय में इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने के हम नोट निर्गमन करेंगे उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिजर्व। बिना रिजर्व के मेंटेन किए आप नोटों का निर्गमन नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात है, नए नोट इशू कर रहे हैं आप, तो रिजर्व मेंटेन करिए। रिजर्व के रूप में क्या मेंटेन कर सकते हैं सर? गोल्ड। दूसरा फॉरेन करेंसी, पहले क्या बोला मैंने? गोल्ड। दूसरा क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी। या फिर आपके पास फॉरेन रिजर्व, क्या हो? फॉरेन रिजर्व, जो भी पीआर वर्ड चलते हो। आई पहली चीज ये हो। या फिर आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। आई बात समझ में? डिमोनेटाइजेशन आपने सुना कि भैया पुराने नोटों को समाप्त करें, नए नोट क्या करें? निर्गमित करें। तो ये कर सकते हैं। 4 ही तरीके होते हैं। या तो आप गोल्ड अपने पास रखें, फॉरेन रिजर्व रखें, आई बात समझ में? फॉरेन रिजर्व में दोनों चीजें आ जाएंगी। या फिर आप क्या करें? पुराने नोटों को खपा दें, नए नोट क्या करें? जारी कर दें। आप लिमिट से ज्यादा, इतने लिमिट से ज्यादा रिजर्व इशू नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में रखना। नोटों को निर्गमन करते समय केंद्रीय बैंक इस चीज का ध्यान रखती है कि उतना रिजर्व उसके पास मेंटेन होना चाहिए, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो, विदेशी मुद्रा के फॉर्म में। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप नोटों का निर्गमन नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो नोट निर्गमन का एकाधिकार किसके पास है? आरबीआई। किसके पास है? आरबीआई। केवल केंद्रीय बैंक ही कर सकता है, नोटों का निर्गमन कर सकता है, अन्य बैंकों के राइट्स दिए नहीं जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए दूसरा प्रश्न, व्यापारिक बैंकों के अधिकार क्यों नहीं दिया जाता कि व्यापारिक बैंक भी नोटों का निर्गमन कर सकते? व्यापारिक बैंकों को यह राइट क्यों नहीं दिया जाता कि व्यापारिक बैंक भी नोटों का निर्गमन कर सकते? मेरा प्रश्न ये है। व्यापारिक बैंक बहुत सारे बैंक, सब बैंक खूब ज्यादा नोट इशू करेंगे क्योंकि ज्यादा मात्रा में लोन देने का प्रयास करेंगे, साख का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? कुछ चीज होती है ना, एक ही हाथ में रहे तो अच्छी कंट्रोल रहती है, और यदि आपने उनका क्या कर दिया? डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, तो वहां क्या हो जाता है? बातें बिगड़ जाती है। कुछ चीजों पर मोनोपोली बहुत जरूरी है। आई बात? मोनोपोली समझते हैं? एक आदमी का एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में रहे।
बात समझ में आ गया? वो व्यक्ति योग्य होना चाहिए और एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में रहे तो क्या होती है, बातें सही तरीके से क्या होती है, काम करती है। तो नोट पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण है, इसका आरबीआई का पूरा क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। क्या समझ में आती बात है आपको? कोई दिक्कत? यदि आता है नोटों का निर्गमन का एकाधिकार, यदि आप ये पॉइंट मेंशन करते हैं, कौन सा पॉइंट हो कि भैया जब भी नोटों का निर्गमन करेंगे तो उसके बराबर का रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, किसको, केंद्रीय बैंक। तो ये आपको एडिशनल टीचर को पढ़ने में आ गया तो ज्यादा आपको फोकस करता है कि बच्चे को ज्यादा ज्ञान आए। ये तो सबको लिखेंगे कि नोटों का निर्गमन करने का एकाधिकार किसके पास, आरबीआई के पास, छोड़कर 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सारे नोट को निर्गमित करता है आरबीआई, जो सब लिखेंगे। और यदि आपने एक पॉइंट और मेंशन कर दिया उसके साथ कि नोटों का निर्गमन करते समय आरबीआई के इस बात को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जितने भी नोटों का निर्गमन किया है उतने बराबर रिजर्व मेंटेन होना, तभी क्या कर सकते हैं, नोट का निर्गमन किया जा सकता है। समझ में आई बात? ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है बेटा जी, सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। आरबीआई का खाता किसी का खुला है पास, जितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर किसी के आरबीआई में खाता खुला है? आप लोगों का आरबीआई में खाता खुल भी नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई केवल 2 लोगों के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? 2 लोगों के लिए काम करता है। एक होता है सरकार के लिए और दूसरा होता है बैंकों के लिए। कौन से बैंकों के लिए? कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंकों के लिए। ये पिताजी है व्यापारिक बैंक। कौन है? पिताजी, फादर ऑफ अ कमर्शियल बैंक। यदि व्यापारिक बैंक ज्यादा मात्रा में ये उधर करते हैं ना, तमाचा भी खींच के मार देता है, तमाचा खींच के मार देता, तमाचा खींचने का मतलब ये नहीं होता मार ही दे। इसके पास रजिस्ट्रेशन पावर है, बंद करने तक का पावर है, कमर्शियल बैंक को लीज कर सकता है। आई बात समझ? इतना तक पावर है आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक के पास। आई बात समझ में? यदि आप आरबीआई के दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आरबीआई आपके बैंक को सीज कर सकता है, इतनी पावर रहती है आरबीआई के पास। आपको अपनी लिस्ट से हटा सकता है, आपका कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस बात का ध्यान रखना आपको। आरबीआई पिताजी, कंट्रोल पावर इनके पास है पूरी की पूरी। आई बात समझ में? देखो 2 लोगों के लिए काम करते हैं, तो सरकार के लिए, दूसरा किसके लिए? बैंक। 2 लोगों के खाते खुले होते हैं, एक सरकार का खाता खुला होता है, दूसरा किसका खाता खुला होता है? व्यापारिक बैंक को खाता खुला होता है। आई बात समझ में? और किसका खाता खुला होता है? और के इसके अंदर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, रिजर्व बैंक के जो व्यक्ति क्या है, कार्य है, जो वहां के एम्प्लॉय, उनका खाता खुला होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अन्य किसी व्यक्ति का खाता वहां खुला नहीं होगा, ना हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो सरकार हो, किसी का नहीं। सरकार के प्रधानमंत्री तक का खाता नहीं खुलेगा, तो सरकार का एक कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट खुलेगा। आई बात समझ में? तो सरकार का बैंक है, सरकार को यदि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी किससे लेगा? आरबीआई। किससे लेगा? आरबीआई। कोई नीति बनाना है जो आर्थिक समझौते संबंधित हो, इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हो, किससे सलाह लेगा? आरबीआई। तो आरबीआई या केंद्रीय बैंक सरकार का सलाहकार है। क्या है? सलाहकार। आई बात समझ में? सजेशन देता है। दूसरी बात, लोन देता है। आई बात समझ में? यदि कुछ गलत होता है तो कंट्रोल भी करता है। कौन? आरबीआई। तो सरकार के बैंकर के रूप में क्या कर सकता है? काम करता है। कौन? आरबीआई। आई बात समझ में? और यदि से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऋण दिया तो उसके 90 दिन के अंदर वापस भी करना पड़ता है। इस बात को विभाग पे क्लियर होगी बात? 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, नोट निर्गमन का एक अधिकार, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या? सरकार का बैंक। सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, सरकार को सजेशन देना, पॉलिसी बनाने के लिए कैसे पॉलिसी बनाना चाहिए। दूसरी चीज, सरकार किस तरीके से काम करे ये सजेशन देना, सरकार को लोन देना, ये काम कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। क्लियर होगी बात? तीसरा, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक का मतलब क्या है? बैंकर्स बैंक। कौन से बैंकों का बैंक है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों का बैंक। आई बात समझ में? सभी कमर्शियल बैंकों के अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास खुले हुए। जितनी भी कमर्शियल बैंक हम काम करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो चाहे वो स्टेट बैंक हो, सब कमर्शियल बैंकों के बैंक खाते कहाँ खुले होते हैं? आरबीआई के पास खुले होते हैं। जब आरबीआई नहीं होता उसके लिए कोई काम करता है एसबीआई। इसके लिए किस बात पड़ता है? एसबीआई।
तो एसबीआई की शाखाएं आपको सब जगह मिल जाएंगी, वो आरबीआई के थ्रू दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करता है, सरकारी बैंक नहीं है। आई बात समझ में? तो बैंकों का बैंक, आई बात समझ में? तो बैंकों का पूरा नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। ज्यादा मात्रा में लोन दे रहे तो बोलेगा लोग ज्यादा मात्रा में लोन बांटने हो सकता नहीं। कंट्रोल कौन करेगा? कि भैया ज्यादा मत उड़ो, उड़ोगे तो गिर जाओगे, हमसे जुड़ो रहोगे तो कंट्रोल में रहोगे, हमसे ज्यादा उड़ने की कोशिश किए तो फिर बर्बाद ही हो जाओगे। आई बात समझ में? तो पूरा कंट्रोल करके रखता है कि भाई ज्यादा मात्रा में लोन ना बटे, ताकि इकोनॉमिक स्थिरता रहे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काम कौन करता है? इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता विद्यमान है। आई बात समझ में? देश में ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, पूरा का पूरा जो मौद्रिक नियंत्रण है किसके पावर में? आरबीआई के। पूरा का पूरा मूल्य नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? आरबीआई को बैंकों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि बैंकों पर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? बैंक ज्यादा मात्रा में लोन बांटेंगे, इससे क्या होगा? आर्थिक अस्थिरता भी आ सकती है। तो ये कंट्रोल करके रखता है। दूसरा कार्य बैंकों के समाशोधन करने का भी कार्य करता है। किसका करेगा? समाशोधन। मतलब कि भैया बैंकों के बीच जो आपसी लेन देन होते हैं, एसबीआई ने मतलब पंजाब नेशनल बैंक से पैसा कुछ उधार ले लिया, यूनियन बैंक से कुछ पैसा उधार ले लिया, तो उनका लेन देन वापस अगर सेटल कर देता है। क्या कर देता है? सेटल। कौन कर देता है सेटल? आरबीआई। कौन कर देता है? आरबीआई, केंद्रीय बैंक। बात समझ में आ गया? तो समाशोधन रहेगा तो क्या करता है? कार्य करता है। यदि बैंक के साथ कोई समस्या आती है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो कौन पैसा देने का काम करेगा? आरबीआई। केंद्रीय बैंक को पैसा भी देता है। बात समझ में आई ना? तो मतलब केंद्रीय बैंक या आरबीआई एक बच्चे की तरह पालता है इसको, व्यापारी को। यदि बच्चा ज्यादा खुला तो फिर कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल बच्चे हैं, उड़ी जाते हैं कभी कभी। एक बैंक एस बैंक था, उड़ा था कुछ दिन पहले। आई बात समझ में? तो दूसरे मर्ज कर दिया कि भाई जा हल्ला न कर। आई बात समझ? एस बैंक का नाम आपको, ठीक है ना? कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो अपने आप उड़ने लगते हैं, आरबीआई की नजर में नहीं आ पाते, फिर आरबीआई कंट्रोल करता है। और मैंने बताया यहाँ पर सिंडिकेट बैंक था, उसको डिवर्स कर दिया कि रुको यार, जा रहा है, कंट्रोल में रहो सब लोग। तो कंट्रोल में रहते हैं, काम कौन करता है? आरबीआई। ठीक ना? समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कितने फंक्शन हो गए? 3। पहला नोट निर्गमन का, एकाधिकार। दूसरा सरकार का, बैंक का। तीसरा बैंकों का, बैंक। बैंकों को ऋण देना, बैंकों को सलाह देना, बैंकों पर कंट्रोल करना, हिसाब कर सकते हैं। आई बात समझ? किसका? आरबीआई का। क्लियर होगी बात है? चलिए अगला कार्य क्या? विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण। विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो विदेशी मुद्रा किसके पास रहती? आरबीआई के पास। सारी देशों की विदेशी मुद्रा, बेटा सारी देशों की विदेशी मुद्रा किसके पास रखी हुई है? आरबीआई के पास रखी हुई है। यदि आपको अमेरिका घूमने जाना है तो आरबीआई के पास रखिए, वहां से डॉलर उठाइए, चले जाइए। आई बात समझ? तो सारे देशों की मुद्रा किसके पास रखती है? आरबीआई के पास रखती है। वो संरक्षक होता है, विदेशी मुद्रा का अपने पास संरक्षण करके रखता है। और सभी देशों की रखती है। हाँ, सभी देशों को। जिन देशों से हमारा व्यापार होता है, जिन देशों में घूमने जा सकते हैं। अब जिन देशों से हमारा व्यापार नहीं है, कुछ नहीं, संबंध ही नहीं, तो उनसे कैसे हो सकता है? आई बात समझ? उनकी करेंसी कैसे हो सकती है हमारे पास? तो ये काम करता है। इसके बाद साख का नियंत्रण, ये सबसे मुख्य कार्य है। इसको अपन अकेले समझेंगे। साख पर नियंत्रण। साख पर नियंत्रण क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को। इसके बाद ही क्रेडिट कंट्रोल इसको बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। तो ये साख पर नियंत्रण कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करेंगे अभी। इसके बाद छठवां कार्य क्या है आरबीआई का? समाशोधन गृह। समाशोधन गृह मैंने आपको बता ही दिया। समाशोधन गृह क्या होता है? आई बात समझ? समाशोधन गृह का मतलब होता है कि सारे बैंकों के खाते किसके पास खुले होते हैं? आरबीआई। तो जो भी आपसी लेन देन को समाप्त कर देता है, जो भी थोड़ा बहुत हुआ ले लेके कर देता है, समाप्त करता है। आई बात समझ? डेबिट क्रेडिट को मैच करता है, जो भी कमी है ज्यादा उसको दे देता है, खत्म। आई बात समझ? तो समाशोधन गृह ये होता है कि भैया जिन बैंकों पर आपसी लेन देन बचाया है उसको पूरा कर देगा। क्लियर होगी बात? कोई समस्या?
तो ये कार्य है किसके किसके केंद्रीय बैंक के या फिर आरबीआई। प्रश्न कुछ भी आए आपको लिखना आई बात समझ। यदि प्रश्न आ जाए केंद्रीय बैंक के कार्य लिखे तो आप केंद्रीय बैंक के कार्य भी यही देखेंगे। यदि प्रश्न है आरबीआई के कार्य लिखे आरबीआई के कार्य भी यही लिखे। आई बात समझ में। कितने कार्य मैंने बताया एक बार पूरे देखें। नोट निगमन का एकाधिकार, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया सरकार का बैंकर, तीसरा बैंकों का बैंक, चौथा विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक, पांचवा साख पर नियंत्रण, इसकी भी चर्चा मैं करूंगा आप लोगों से। इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को समाशोधन। आपको 5-6 कार्य याद रखने ज्यादा आवश्यकता। ओके, ये पहला प्रश्न यहाँ से क्या होता है। दूसरा प्रश्न एक बार पेपर में आया हुआ है, रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य का मतलब होता है रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य नहीं करता। रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य नहीं करता। प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से फंक्शन प्रोहिबिटेड करता है, मतलब कार्य करता ही नहीं। अब विद्यार्थी मेरी बात को गौर से सुनाओ तो अपने आप कुछ कार्य बता सकते हैं। जैसे पहला कार्य, क्या जनता खाता खुलता है आरबीआई में? नहीं खुलता। तो जनता खाता आरबीआई में नहीं खुलता, यानी केंद्रीय बैंक के पास जनता का खाता नहीं खुलता। अब सोचिए, जब जनता खाता नहीं खुलेगा ऋण देगी जनता को? नहीं देगी। जनता को ऋण देने का काम नहीं, जनता को ऋण और देने का काम भी नहीं करता। 2 हो गए। और क्या होगा? और आरबीआई क्या फंक्शन परफॉर्म करता होगा? नहीं करता होगा। साख का निर्माण, साख का निर्माण, साख पर नियंत्रण करता है। साख पर निर्माण कार्य किसका? व्यापारिक कार्य। आई बात समझ, ये काम होता है। इसी प्रकार से यदि आपके पास कोई मान लीजिए बिल है, बिल जमा करके आरबीआई से पैसा लेना तो संभव नहीं। आरबीआई से पैसा आप नहीं ले सकते। कहां से ले सकते हैं? व्यापारिक बैंक। जो कार्य व्यापारिक बैंक करता है वो कार्य आरबीआई। आई बात समझ। व्यापारिक बैंक क्या करता है? व्यापारी जनता को जमा स्वीकार करता है, वो जमा स्वीकार नहीं करता। जनता को ऋण देता है, वो जनता को ऋण नहीं देता। वो साख का निर्माण करता है, साख का निर्माण नहीं करता। देवी पत्रों पर ऋण देता है नहीं देता, वो काम नहीं करता। एजेंसी फंक्शन भी नहीं करता कि भैया आरबीआई के बाद आप खाता खुलवा लो, मेरा बिल जमा कर देना, ये आरबीआई नहीं करता। पप्पा जी है वैसे अपना स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे। वो बिल जमा करने लग कल से तो मान लीजिए वहीं पहले खाता खुलवा ले कि भाई केंद्रीय बैंक है, सुप्रीम बैंक है, इसमें खाता खुलवाते हैं अपना, ये काम करेगा हमारे लिए। बात समझ में आ गई ना। तो आरबीआई सारे कार्य नहीं करता है। आरबीआई तो 2 लोगों के लिए कार्य करता है, किसके लिए? सरकार के लिए और अन्य किसी के लिए आरबीआई कार्य नहीं करता है। आई बात समझ में। भैया लोन चाहिए कर्मचारियों को, कुछ वो देकर तब भी वो काम करेगा कि भाई लोन भी दे दे आपको। क्यों? कर्मचारियों के लिए कर सकता है। कर्मचारी की दूसरी कर्मचारी उसके काम कर रहे हैं तो उसके लिए कर सकता है, कार्य कर सकता है। अन्य कोई भी कार्य नहीं करता है। ये समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक बार पढ़ लीजिएगा, 3 या 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। कौन कौन से कार्य आरबीआई नहीं करता। प्रोहिबिटेड फंक्शन। आई बात समझ में। कौन कौन से कार्य आरबीआई नहीं करता। मैंने शॉर्टकट में आपको बता भी दिया कि जो कार्य व्यापारिक बैंक करता है वो कार्य आरबीआई नहीं करता। आई बात समझ में। चलिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण उसके उत्तर जो पेपर में आता भी है और कई बार पूछा भी गया है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण करना। साख पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन किस प्रकार से आरबीआई करता? तो साख पर नियंत्रण समझो। साख का निर्माण कौन करता है? व्यापारिक बैंक। और साख पर नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक। तो यहां लिखेंगे रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण। साख पर नियंत्रण। क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई किस प्रकार से क्रेडिट कंट्रोल करता है? साख पर नियंत्रण करता है। पहले समझिए साख का मतलब, क्रेडिट पर कंट्रोल का मतलब क्या है, ध्यान सुनिए। साख पर नियंत्रण का मतलब 2 चीज, महंगाई और मंदी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आरबीआई को मुझे लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कंट्रोल करना चाहिए कि पैसा कम हो तो काम करे। यदि बाजार में पैसे की कमी, पैसे को बढ़ाना है तो भी कौन काम करेगा? आरबीआई।
महंगाई का मतलब क्या है? बाजार में ज्यादा मात्रा में पैसा है, लोग ज्यादा मात्रा में खर्च करें तब तो महंगाई बढ़ रही है। और मंदी का मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों को पैसा देना चाहिए, तब भी कौन काम करेगा? समझ में आई? महंगाई और मंदी पर स्थिरता बना के रखना एक किसका काम होता है? केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। इधर तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़े और ना ही मंदी बहुत तेजी से आए, दोनों चीज खतरनाक होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सबसे जरूरी चीज है, आर्थिक स्थिरता। तेजी होना किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं, ना तो मंदी की अवस्था किसी के लिए अच्छी नहीं। स्थिरता बननी चाहिए। स्थिर समझ पा रहे हो? ऐसे बन रहा है, ना तो ऐसे जाए ना ही ऐसे, दोनों चीजें क्या होती हैं? खराब होती है। स्थिरता कैसे मेंटेन करता है? आरबीआई कुछ चीजों पर समझेंगे। आरबीआई के पास कुछ टूल्स और टोकन होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनका कंट्रोल करके कर सकता है आरबीआई, इस पर नियंत्रण रखता है। उसमें सबसे पहला जो टूल है उसको बोलते हैं बैंक दर। क्या बोलते हैं? बैंक दर, बैंक रेट। चलिए, बैंक दर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रेट। पहले कलम रख दीजिए आप लोग। इसको यदि आप ध्यान से समझ रहे तो आप सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सारे पॉइंट आपको एक एक समझ में आ रहे हैं, और इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, पूरा मन लगा के समझिएगा इसको। बैंक दर होता है, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, फोकस करिए थोड़ा। ये भैया आरबीआई, जो हमारे यहाँ का क्या है? केंद्रीय बैंक। ये है बेटा जी एसबीआई, जो कौन सा है? व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक बोल सकते, कॉमर्शियल बैंक। और ये है बेटा जी पब्लिक, जनता। ये कौन है बेटा? जनता, ये पब्लिक। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, पूरा मन लगाइएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, पर पूरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? बैंक दर होता क्या है पहले समझिए। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर, स्वीकृत प्रतिभूतियों पर, सिक्योरिटीज पर, आई बात समझ में? स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, उसे बोलते हैं बैंक दर। क्या बोलते हैं? बैंक दर। एक बार पूरी बात बैंक दर क्या समझिए। बैंक दर क्या होती है? वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। स्वीकृत प्रतिभूतियां मतलब कुछ है प्रतिभूतियां जो स्वीकृत है, जो आप रखेंगे किसके पास? आरबीआई के पास, आरबीआई को लोन दे देगा, उसे बोलते हैं बैंक दर। क्या बोलते हैं? बैंक दर। एक बार पूरे ध्यान से समझिए। बैंक दर का मतलब क्या हुआ? वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक किसको? व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन क्या देता है? ऋण प्रदान करता है। मान लीजिए कि भैया बैंक ने 1 लाख रुपए का ऋण किसको दिया? एसबीआई को दिया। इसने बैंक दर रखा हुआ 10%, तो बैंक दर 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 का करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? आरबीआई को। बैंक दर समझ में आई क्या? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? वह दर जिस दर पर केंद्रीय बैंक स्वीकृत प्रतिभूतियों पर किसको? व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। आइए समझ क्या बोलते हैं? बैंक दर समझ में आ गई? आगे बढ़े। एक शब्द होता है ब्याज दर, यहां यूज होता है बैंक दर, बैंक रेट जिसको बोलते हैं, और यहां यूज होता है ब्याज दर। ब्याज दर आपने सुना होगा, जिस दर पर व्यापारिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करते हैं उसी का बोलते हैं ब्याज दर। ये आपने सुना भी हो, इतनी ब्याज उसकी इतनी ज्यादा, ब्याज इतनी कम है। क्या बैंक दर आपने सुना? नहीं सुना। बैंक दर नहीं सुना होगा आपने, ब्याज दर सुना जब बैंकों से लोन लेते हैं। तो जब जनता को लोन देता है व्यापारिक बैंक, वो किस शब्द का उपयोग करता है? ब्याज दर का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? ब्याज दर का उपयोग करता है। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आ गई? या तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं? चल, एक होता है बैंक दर जिस दर पर कौन?
केंद्रीय बैंक किसको पैसा देता है? व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत पद्धति पर ऋण प्रदान करता है। ब्याज दर क्या होता है? जिस पर व्यापारिक बैंक किसको? जनता को ऋण प्रदान करता है। ठीक है ना, ये बात आप समझ में? अब दिमाग में रखिए। अब यदि आरबीआई को ऐसा लगता है, केंद्रीय बैंक को, कि यार जनता के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा, जनता के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा, साख ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई है, इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इस पर क्या करना जरूरी है? नियंत्रण करना जरूरी है। भैया यार बहुत ज्यादा मात्रा में जनता के पास पैसा नहीं। अब एक कैसे टूल का उपयोग करेंगे? अभी क्या था, केंद्रीय बैंक कितने पर इसको क्या पैसा देता था एसबीआई को? 10% पर। वे 10% पे लो, जनता को लोन दे। तो 10% में यहां से लेते 12% ले ना जनता को। अब आरबीआई ने क्या किया, इस दर को कर दिया 10 से 20। कितने परसेंट कर दिया? 20। तो जब साख ज्यादा मात्रा में होती है, बाजार में ज्यादा मात्रा में बढ़ी होती है, उसको कंट्रोल करना होता है, तो इसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब व्यापारिक बैंकों को ऋण लेना क्या होगा? महंगा पड़ा इससे। 20 में तो इसी से ले रहे हैं, मतलब यदि 1 लाख रुपए लिया तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20 लाख। किसको देना पड़ेगा? आरबीआई। अब जब ये जनता को लोन देंगे तो क्या 20% में देंगे? 25%। तो क्या 25% में ले पाएगी जनता? जनता की क्षमता हो पाएगी लोन का पेमेंट करने की? नहीं, जनता डिस्करेज हो जाएगी पैसा लेने, पैसा नहीं ले। अब पैसा जाएगा नहीं जनता के जेब में, तो क्या होगा? इससे क्या स्थिरता है। बात समझ पा रहे? समझ पा रहे? बैंक दर समझ में आया किस प्रकार से काम करता है बैंक दर? उन्हें एक बात ध्यान समझिए। यदि केंद्रीय बैंक को ऐसा लगेगा कि भैया साख की मात्रा कम करना, बढ़ाना नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कम करना, तो क्या करेगा? बैंक दर को बढ़ा देगा। बैंक दर बढ़ने से क्या होगा? ब्याज दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ जाएगी, जनता कम ऋण लेगी, डिस्करेज होगी लोन लेने के लिए। क्या होगा? बाजार में पैसा कम। समझ में आई बात की नहीं? चलिए एक सिचुएशन में आए, अब दूसरी सिचुएशन सोचते हैं। यदि मान लीजिए मंदी की स्थिति है, बाजार में पैसे की मात्रा कम है, मंदी की स्थिति है, तो फिर क्या करना चाहिए आरबीआई को? बताइए। बैंक दर क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। बैंक दर कम हुई तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ब्याज दर कम हुई तो लोन लेना क्या हो जाएगा? आसान। लोन लेना आसान हो जाएगा, बाजार में पैसा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा? आया कि नहीं आया? एक बार किताब में पढ़ने क्या लिखा, एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा दिमाग में तो बातें। बैंक दर क्या होती है? पढ़ लिया आपने? समझ में नहीं आया क्या? आ गया। आया? वही लिखा है। ठीक है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज थोड़ा अलग होगी पर लिखा वही होगा, वही लिखा से समझ में आ गया। ये चीज दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? बैठ गई। अब आगे बात करें। एक होता है रेपो दर, दूसरा होता है रेपो दर। रेपो दर इंग्लिश में बोलेंगे रेपो रेट। रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? ध्यान से बात पूछिएगा, लिंक बनाइएगा। बहुत देर तक शांत बैठा रहा है, मुंह को बुला लगता है ना उसके हो जाती है। चलिए रेपो दर क्या होता है? बैंक दर पता है? बैंक दर वह दर होती है
जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों पर दीर्घकालीन, किताब में लिखा हुआ है सब, आपको दिमाग में रखना है, दीर्घकालीन क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। 1 साल से कम के लिए होता है पर दीर्घकालीन माना जाता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं बैंक दर। रेपो दर क्या होता है, ध्यान दीजिए। रेपो दर वह दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन, कम समय के लिए क्या करते हैं, पैसा देते हैं स्वीकृत प्रतिभूतियों, उसे क्या बोलते हैं, रेपो। क्या बोलते हैं, रेपो। रेपो दर क्या समझे, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन, कौन सा अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर समझ में आया, क्लियर हो गई बात। अब रेपो दर आपने सोच लिया। अब यदि मान लीजिए ब्याज दर तो हम काम ही करेगी, यदि मान लीजिए आरबीआई को ऐसा लगता है कि यार बाजार में पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में, और रेपो दर का उपयोग करके उसको कंट्रोल करना है, तो रेपो दर में क्या करना चाहिए उसको, यदि बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में पैसा कम करना है क्या करना चाहिए, रेपो दर बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, बैंक दर क्या करते हैं, बढ़ाते। तो रेपो दर भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। रेपो दर भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। रेपो दर बढ़ाएंगे तो ब्याज दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्याज दर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जनता पैसा कम लेगी, कम लेगी तो बाजार में पैसा कम। आई बात समझ में। दूसरे की सोचिए, यदि बाजार में पैसे क्या है, कमी है, तो रेपो दर क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जनता को लेना सस्ता पड़ेगा और क्या हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। दूसरा रेपो दर भी पढ़ लिया आप लोग किताब में, ढूंढिए रेपो दर है कहीं, वहां थोड़ा सन्निवेश जैसी कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी होगी, इंजेक्शन लिखा हो, 19 में पढ़ो, 19 में लिखा होगा। रिवर्स रेपो दर दोनों साथ में नहीं है, उसी का उल्टा। सर मतलब पैसा बाजार में भेजना किसका उपयोग करता है, रेपो दर का उपयोग करता है। यदि पैसा निकालना है तो किसका उपयोग करता है, रिवर्स रेपो दर का उपयोग करता है। आई बात। तो इसमें थोड़ा याद रखिएगा, रेपो दर में अल्पकालीन होता है और बैंक दर में क्या होता है, दीर्घकालीन। इसका अंतर पूछा जाता है, रेपो दर और बैंक दर में क्या अंतर होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। बैंक दर में 28 दिन के लिए पैसा दिया जाता है, इसमें रातों रात एक रात के लिए पैसा दिया जाता है। बैंक रेपो दर ये अल्पकालीन पूर्ति के लिए किया जाता है, केंद्रीय बैंक दर को दिया जाता है। चलिए रेपो दर समझ में आ गया। एक होता है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होता है सोच समझिए। रिवर्स रेपो दर का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, रिवर्स रेपो दर का मतलब होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को उससे उधार लेता है। कौन पैसा ले रहा है, केंद्रीय बैंक। किससे पैसा ले रहा है, व्यापारिक बैंक उसका करता है पैसा उधार लेता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। यहाँ केंद्रीय बैंक दे नहीं रहा, किससे पैसा ले रहा है, व्यापारिक बैंक से पैसा ले रहा है। पैसा ले क्यों रहा होगा, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि भैया यदि बाजार में पैसे की मात्रा ज्यादा, इसका मतलब व्यापारिक बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है। आई बात समझ में। तो उसने कहा केंद्रीय बैंक कि भाई कितने पैसे देते उधार, बाहर 10% ब्याज देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको 12% दूंगा, तुम ऐसा करो उनको पैसा न दो, तुम्हारा पैसा मार भी सकते हैं, खराब देखते हैं, तुम मेरे को पंच तुम्हारे पिताजी हो, कोई दिक्कत ही नहीं, तुमको पैसा मिल ही जाएगा। तो किससे पैसा लेते हैं, व्यापारिक बैंकों से। किससे पैसा ले लिया, केंद्रीय बैंक। तो पैसे का बहाव कहाँ हो गया, केंद्रीय बैंक की तरफ। अब इनके पास पैसा कम बचेगा तो उधार भी क्या करेंगे, कम देंगे। उधार कम देंगे तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। यदि बाजार में पैसे की कमी करना है तो किसका उपयोग करेगा, वो रिवर्स रेपो दर का उपयोग कर सकता है। रेपो दर समझ में आया, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापार कब के लिए, अल्पकालीन। अब बैंक दर पर कितना होता है, दीर्घकालीन। उसमें 28 दिन का लगभग समय रहता है, इसमें एक रात का समय, एक दिन का समय मानते। आई बात समझ में, क्लियर होगी बात। यदि रातों रात पैसे की आवश्यकता है तो रेपो दर के रेट से क्या लगता है,
आपको दे सकता। अच्छा ये बताइए, सोच बताइए, रेट किस पे ज्यादा होती है, बैंक दर में ज्यादा होती है कि रेपो दर में ज्यादा होती है? रातों रात का काम, रेपो दर में ज्यादा होता है, तुरंत पैसा दे रहे हैं। जब आप कम समय के लिए पैसा लेंगे तो वहाँ ब्याज दर बढ़ जाए, होता कि नहीं होता? जब ज्यादा समय के पैसा लेते हैं ब्याज दर कम रहती है। आई बात समझ? आप कभी भी ऐसी कंपनियों से लोन ले जो 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए पैसा देती है, वो 30% आपसे ब्याज चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां भी चलती है, करके चलती है, बिना शुल्क प्रतिभूति का पैसा दे देगा। क्लियर होगी बात है? कोई समस्या? क्या क्या पढ़ा है अपन ने? बैंक दर को दिमाग में रखिएगा हमेशा, बैंक दर से पूरी पोजीशन आगे बढ़नी है। बैंक दर पढ़ लिया, रेपो दर पढ़ लिया, रिवर्स रेपो दर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, कितनी क्लास में आई बात समझ। और जो चीजें बची हुई है, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सब पूछा जाता है पेपर में। आई बात समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। साख का निर्माण करना है तो क्या करना चाहिए, बैंक में बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, तो देखना पड़ेगा। जब आप समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। क्लियर होगी बात है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? तो आज अपन ने क्या पढ़ा, RBI कार्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिया। RBI के कौन कौन से फंक्शन ये पढ़ लिया अपन ने, कार्य, RBI कौन कौन से वर्जित कार्य ये पढ़ लिया। आपको अपन ने साख को नियंत्रित करने की क्रिया, एक दिन क्लास और बचेगी RBI, उसके बाद RBI खत्म। RBI मतलब चैप्टर RBI चलेगा।